हाँ जी बच्चों, सिंपल और कंपाउंड लीफ अच्छे से क्लियर हो गई। आपने कहा बिल्कुल हो गई थी सर। लास्ट क्लास में अच्छे से हमने सिंपल और कंपाउंड लीफ समझ ली थी, और कंपाउंड के भी दो टाइप हमने क्लियर किए थे, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। ठीक है, और फटाफट से लिखते हैं। हेडिंग डालिए सिंपल लीफ। सिंपल लीफ, फिर से एक बार याद कर लीजिए। ए लीफ हैविंग आइदर स्मूथ लीफ मार्जिन और इंसाइज्ड but incisions do not touch the midrib. Such leaf is called simple leaf. A leaf is said to be a simple when it has either स्मूथ लीफ मार्जिन को याद करो, क्या बोला था आपने? कहा एंटायर बोला था सर। इधर स्मूथ और इंसाइज्ड, बट इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिब। डू नॉट टच द मिडरिब। ठीक, कोई एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, पर कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर याद रख लें आप। सिंपल लीफ का, कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी यानी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ व्हेन, याद करो जरा, व्हेन इंसिजन्स touch the midrib and breaking the lamina into many leaf-like structures. These leaf-like structures are called leaflets, and such leaf is called compound leaf. ये compound leaf है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, दिस इज पेटियोल। लास्ट क्लास में भी आपने इसको नोट किया था, पेटियोल। दिस इज ऑल्सो पेटियोल। There is always axillary bud in the petiole of simple leaf as well as compound leaf. Compound leaf हो चाहे simple leaf हो, ध्यान से देखना इसको। This is axillary bud. Leaflets lack the axillary buds. ये पॉइंट याद रखना अच्छे से। When incisions of lamina reach up to the midrib and breaking it से मतलब लेमिना से, breaking it into a number of leaflets, कोमा लगाइए, such leaf is called compound leaf. Such leaf is called compound leaf. जल्दी से पहले नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। This is simple leaf. This is compound leaf. For example, नीम, जैसे नीम में दिखती हैं आपको। This is compound leaf because lamina is broken down into leaflets. Leaflets
lack the auxiliary bud. Auxiliary buds. Second, this midrib now in compound leaf is called rachis. याद आ गया? आपने कहा बिल्कुल याद आ गया सर. This is rachis. Rachis, that is axis, represents the midrib in compound leaf. This is axillary bud, axillary bud. Petiole, petiole. This is simple leaf. दो लाइन छोड़कर अब ध्यान से सुनना, सब कुछ जो सामने वही लिखेंगे. Axillary bud, that is also known as lateral bud. Axillary bud is always present in the axil of petioles of both simple leaf as well as compound leaf. इस लाइन को बॉक्स में बंद कर दीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जो बॉक्स में दिखाई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दो लाइन छोड़कर कंपाउंड लीव्स कैन बी grouped into two main categories. आपने कहा मैं तो याद आ गया सर. हमने बताइए कि सर एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ थी और एक पामेटली कंपाउंड लीफ थी. हमने बिल्कुल सही है, एक पिन्नेटली और एक पामेटली. हमने याद भी आता आपको, आपने बिल्कुल याद आता. आप देख लीजिए, देखो कि सर ये रैचिस है. रैचिस तो होगा ही जब कंपाउंड है. जब कंपाउंड है तो रैचिस की तो बात तो हमेशा होगी दोनों में. दिस इज द रैचिस. कि सर जब रैचिस इस कॉमन एक्सिस पर लीफलेट लगे हो साइड में तो इसे बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड. और सर जब एक पेटियोल के कॉमन पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट्स निकल रहे हो एक साथ अटैच हो पाम की तरह, तो दिस इज कॉल्ड पामेटली कंपाउंड. हमने पामेटली का एग्जांपल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका कोर्स में ही नहीं है पर नीम आप याद रख लेना, सिल्क कॉटन याद रखना है. तो दिस इज पामेटली और दिस इज पिन्नेटली. जल्दी से रजिस्टर में नोट डाउन करिए, फिर इसको इरेज करके नेक्स्ट लिखते हैं. पहले इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ लिया है हम. ठीक है, आप नीचे लिखेंगे पिन्नेटली कंपाउंड leaf. Both are compound because in both the type of leaves lamina has broken into leaflets. This is and this one. Palmately compound leaf. When leaflets, ये लेबलिंग भी कर लीजिए, leaflets. When leaflets are present on the common axis
such compound leaf is called pinnately compound leaf. एग्जाम्पल नीम. नीम हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है, ठीक है, चलता है, पर यह नहीं कि हमें इंग्लिश में नहीं आना चाहिए. कोर्स में तो नीम भी नहीं लिखा, पर आपको इंग्लिश में नीम का नाम आना चाहिए. अधिकतर बच्चों को नहीं आता होगा. लिख लीजिए मार्गोसा, ये इंग्लिश नेम है, इसलिए जिसमें मार्गोसा की खुशबू हो उसी साबुन का नाम क्या पढ़ा आपने? मार्गो. ठीक है, ध्यान लाना जरा. इसका भी बॉटनिकल नेम तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि आजकल नीट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि एक हर्बल, जैसे हम ओडोमास लगाते हैं, तो ये तो एक केमिकल से बनी हुई एक ऐसी क्रीम है जो इंसेक्ट रिपेलेंट है. पर एक अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहाँ जाकर कहें कि सर हमें नीम वाली इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम चाहिए, तो शायद वहाँ मिल जाएगी. तो नीम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इंसेक्ट को रिपेल करता है. इसलिए पुराने ज़माने में जहाँ कपड़े रखते थे अगले सीज़न के लिए, सर्दियों के बंद करके लीफ की पत्तियाँ तोड़ के डाल देते थे. अब रख देते थे, ज़्यादा बॉटनी नहीं पड़ी थी, उठा के रख दिया. अब वो ऐसे लीफ को उठा के रखने से तो स्मेल नहीं आएगी ना, तो जो उसके केमिकल्स है तो उसको रगड़ के रखें तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, सीधा डायरेक्ट कपड़ों पर ना रखें क्योंकि उससे निशान आ सकते हैं. लेकिन लीफ की जो केमिकल्स हैं वो इंसेक्ट रिपेलेंट है. कोई बीमार पड़ता था, किसी को चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता था तो गेट पर टांग देते थे नीम के पत्ते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और नीम के पत्तों का बहुत ज़बरदस्त ये काम पता लगा कि अगर हमारे पिंपल्स की समस्या है तो नीम के पत्ते उबालें, उसका एक काढ़ा एक्सट्रैक्ट बनाएं और उससे मुंह धोएं और लगा छोड़ दें. अपने आप जब धोएंगे तो वो धुल जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं. तो नीम एजाडिरिच्टा इंडी का नाम है. तो इसमें केमिकल है एजाडिरिच्टीन. तो एजाडिरिच्टीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम है. तो नीम को याद रखें, इसके अंदर पिनेटली कंपाउंड है. पामेटली पे आ जाइए. when leaflets are attached to a common point ब्रैकेट में IE डॉट कोमा दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल कोमा ब्रैकेट के बाहर, सच लीफ इज कॉल्ड पामेटली कंपाउंड लीफ. पामेटली कंपाउंड लीफ. एग्जाम्पल सिल्क कॉटन. स्पेस है बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पहले नोट करना, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. अगली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग 2-3 लाइन छोड़ के लिखना, फाइलोटैक्सी. यहाँ से भी नीट में क्वेश्चंस 1-2 साल में आता रहता है. 5 साल में 2 या 3 बार आना ही आना है, 2 बार तो आना ही आना है नीट के अंदर. तो फाइलोटैक्सी क्या है? आप मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसे बार बार याद रखा करो, भूला मत करो. यानी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, आप सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, सिर्फ आप एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं कि लीफ कैसी है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लीफ में वेन कैसी है, वेन जाल बना रही है, पैरेलल है. ठीक है, फ्लावर पे भी आएगी अभी बातें, उससे पहले रूट पे थी, रूट कैसी थी, रूट के अंदर क्या था, ये कोई नहीं पढ़ रहा था, वो नेक्स्ट चैप्टर है. स्टम नोड है, इंटरनोड है. तो ऐसे ही फाइलोटैक्सी भी एक मार्फोलॉजी का हिस्सा है. आपने कहा फाइलोटैक्सी क्या है सर? हमने कहा पहले आप बताओ वेनेशन क्या है. आपने कहा ये तो एक अरेंजमेंट है. हमने ये भी एक अरेंजमेंट है. आपने कहा तो वेन का अरेंजमेंट है सर, वेन एंड वेनलेट्स का. हमने कहा ये लीफ का अरेंजमेंट है. इसका मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन इज कॉल्ड वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी.
आपने कहा वेन और वेनलेट्स तो सर लीफ में होते हैं, तो हमने लीफ आपको पता है स्टम पर होती है या स्टम की ब्रांच पे होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन स्टम और इट्स ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। आपने कहा अरेंजमेंट अलग अलग होता है क्या सर? हमने देख लीजिए एक बार नजर भर के देख लीजिए, फिर बात करेंगे। यहां बना लेते हैं, ये एक स्टम है, ये एक स्टम है, ठीक है, या ब्रांच मान लीजिए, आपकी मर्जी है। ये एक स्टम है या ब्रांच है। स्टम इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। ये नोड्स है, यानी जहां से लीफ निकलती है ये नोड है। इंटरनोड पर कोई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक, आपने कहा बिल्कुल ठीक सर। हमने कहा इस स्टम पर या ब्रांच पर देखिए कि एक नोड पर एक ही लीफ अराइज हो रही है, और वो भी अल्टरनेट मैनर में, पैटर्न पर, एक इधर एक इधर, लेकिन एक नोड पर एक है, अल्टरनेट पैटर्न पे है। दूसरा यानी कि यहां पर अल्टरनेट लिख देते हैं, क्योंकि अल्टरनेट पैटर्न में प्रोड्यूस हो रही है तो अल्टरनेट हो गया। यहां पर देखिए दूसरे केस में, यहां एक नोड पर एक थी लीफ, यहां एक नोड पर दो लीफ, यानी पेयर है, पेयर है। अब पेयर मतलब ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होता, यानी अपोजिट, दे अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, और पेयर प्रोड्यूस हो रहा है। एक नोड पर एक हो रही है, यहां पर एक नोड पर पेयर हो रहा है, और उस पेयर में दोनों लीफ एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां अपोजिट लिख देते हैं, क्योंकि अपोजिट है लीफ, ठीक है, दिस इज अपोजिट। यहां देखिए तीसरे केस में, यहां पर एक नोड पर मोर देन 2 लीव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, मोर देन 2 लीव्स, 4 दिखा देते हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, यूजुअली ज़्यादा ही होती हैं। तो यहाँ पर एक नोड पर एक से ज़्यादा लीफ है, 2 से ज़्यादा, बल्कि एक से ज़्यादा तो अपोजिट में भी है, 2 से ज़्यादा लीफ है, यानी कि लीफ का गुच्छा है, और गुच्छे को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल। तो यहाँ वर्ल लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हर नोड पर वर्ल है, यहाँ पर हर नोड पर 2 लीफ है और अपोजिट है, यहाँ पर हर नोड पर एक लीफ है और अल्टरनेट पैटर्न पर है। तो अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप अब सुबह अपने घर में जितने प्लांट हैं या आस पड़ोस में आपके प्लांट हैं, बाहर ट्री लग रहे हैं, तो उनमें देखना कौन सा मुझे अरेंजमेंट दिखाई देता है। तो अरेंजमेंट ये हो या ये हो, कोई भी एक हो। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टम और इट्स ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, एंड फाइलोटैक्सी में भी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में भी, आप पूरा लिख देना, फाइलोटैक्सी में भी अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। समझ में आ गया? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गया सर, कि 3 तरह की फाइलोटैक्सी होती हैं, 3 तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। और जब आप बॉटनी ऑनर्स करेंगे तो उस बॉटनी ऑनर्स में आपको इनके भी फिर फर्दर टाइप पढ़ाए जाएंगे, इसके भी फर्दर टाइप होंगे। आप कहेंगे एक नोड पर तो एक ही होगी ना, हमने एक होगी, पर एक नोड पर एक पेयर ऐसे है तो दूसरा पेयर हो सकता है ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, ऐसे हो, या ऐसे ही ऐसे हो। तो वो आगे की बातें हैं। फिलहाल नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट यही 3 है, इनके फर्दर सब डिवीज़न नहीं है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 11-12 के सिलेबस पर बेस्ड है, ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं है। तो इसलिए आप उतने डिटेल में हम तब जाएंगे जब हम आपको बीएससी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कॉलेज में बीएससी पढ़ानी पड़ती है तो हमें सारे कुछ पढ़ाने पड़ते हैं। आइए, फाइलोटैक्सी, व्हाट डू मीन बाय फाइलोटैक्सी? ए मोड ऑफ arrangement of leaves on stem or its branches is called phyllotaxy. Is called phyllotaxy. Phyllotaxy may be grouped into following 3 categories. Phyllotaxy can be grouped into following 3 categories. ये टाइप हो गए, these are the types: alternate, opposite और world.
when a single leaf arises at each node, at a node या each node, कोमा लगाइए, दिस इज, बल्कि पूरी लाइन लिख लेते हैं, एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, कोमा लगा के अब लिखिए, इज कॉल्ड ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सामने आ जाइए अपोजिट में, व्हेन ए पेयर ऑफ लीव्स arises at each node ऑफ स्टम, ये अंडरस्टूड है, देखो जरूरी नहीं कि हम यहाँ लिखेंगे ऑफ स्टम, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं, हम सब जानते हैं नोड स्टम पर ही होती है। आपका मन है तो ऑफ स्टम और ब्रांच लिख दीजिए, वैसे ये अंडरस्टूड है। एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, कोमा, जैसे यहाँ था ऐसे यहाँ पर, इज कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड, is called or this is called opposite phyllotaxy। एक ऑल्टरनेट है, एक अपोजिट है, एक फाइलोटैक्सी है अपोजिट, और एक थर्ड है वर्ल्ड। बड़े इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 11th का एग्जाम देने जा रहे हो रिटर्न, तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नीट का देने जा रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। उसमें एग्जाम्पल पूछेंगे ऑल्टरनेट फॉलोइंग में से किस में है, या दे देंगे इसमें कौन सी फाइलोटैक्सी है, ठीक है। एग्जाम्पल मत भूलना, अभी लिखेंगे, व्हेन मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म ए वर्ल, वर्ल मतलब गुच्छा बनाना, एंड फॉर्म ए वर्ल, कोमा लगाइए, इज कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इसके 3 एग्जाम्पल अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बुक में है। मस्टर्ड आप एक एक लाइन में लिखना, सीधे सीधे, हम पे जगह कम है, लेकिन आप हमारी हमेशा स्टाइल देखना, हम ऐसे वर्टिकली लिखते हैं, आप भी वर्टिकली लिखना। दूसरा सनफ्लावर, और तीसरा चाइना रोज। यहाँ पे आ जाइए, इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद करने। कैलोट्रोपिस एक मेडिसिनल प्लांट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कभी ऑफलाइन शुरू होंगी तो ये आपको ओरिजिनल प्लांट दिखाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन में कभी उड़ती हुई बुढ़िया के बाल पकड़े होंगे, एक तो वो होते हैं फ्लावर कैंडी जो आप खाते हैं, उसे बुढ़िया के बाल कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत चीज़ों को बुढ़िया के बाल कहते हैं, भुट्टे के बाल बोल देते हैं, लेकिन हम उन बुढ़िया के बाल बोल रहे हैं जिसमें आपने एक ब्लैक सीड देखा होगा और ऐसे फाइबर देखे होंगे, और आप इनके पीछे पीछे पता नहीं कितने दूर तक भागे होंगे। तो ये किस प्लांट से निकलते हैं, इस प्लांट से निकलते हैं। तो उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेडिसिनल वैल्यू है, वो सब डिस्कस करेंगे, बस एक बार आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाने दो। फिलहाल एग्जाम्पल याद रखना, कैलोट्रोपिस, गुआवा। आप में से कई बच्चों घर में अमरूद का पेड़ होगा, अभी बाहर निकल करके देखना कि कैसी फाइलोटैक्सी है। या अमरूद बेचने वाला है तो उसमें भी कभी कभी 2-3 लीफ होते हैं, तो देखना लीफ कैसे अटैच है। तो 2 एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसका एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, अल्स्टोनिया। ये आ चुका है, सबसे ज़्यादा यही आया है कि वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किस में है, तो अल्स्टोनिया में। जल्दी से नोट करिए, फिर इसे मिटाकर हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे रूट के बाद आपने याद किया था कि रूट के मॉडिफिकेशंस क्या हैं,
ऐसे फिर आपने स्टम्प पढ़कर स्टम्प के मॉडिफिकेशन, तो अब लीफ के टाइप पढ़ लिया, लीफ की अरेंजमेंट पढ़ लिया, अब इसके बाद हमें लीफ के मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। बड़ी बड़ी हेडिंग डालिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। देखिए लीफ का जो मेन फंक्शन है, मॉडिफिकेशन तो हम पढ़ ही लेंगे, पर अगर लीफ का कोई मेन फंक्शंस पूछेगा वो तो फोटोसिंथेसिस है। आपने कहा बिल्कुल सर, हमने कहा मॉडिफिकेशंस बाद में पढ़ लेंगे, मेन फंक्शंस ऑफ लीफ क्या है। मेन फंक्शन ऑफ लीव्स आपने को तो हम बहुत पहले से जानते हैं सर, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फूड की प्रिपरेशन। तो फोटोसिंथेसिस ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दिस फोटोसिंथेसिस, हालांकि अभी चैप्टर फोटोसिंथेसिस नहीं है पर हमें याद करना, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, प्रिमिटिव ये एक ओल्ड इक्वेशन है, बहुत पुरानी इक्वेशन है। आपने कहा तो क्या गलत है, हमने हाँ जी गलत है, पर समझाने में, फोटोसिंथेसिस समझाने में आज हर प्रोफेसर यही यूज़ करता है, पर जब हम चैप्टर फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को, इसी को लिखकर इसमें बताएंगे इसमें क्या कमी है। पर फिलहाल फोटोसिंथेसिस जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो यही इक्वेशन सामने आती है कि सिक्स CO2 6H2O C6H12O6 प्लस 6 याद करो O2 यानी ऑक्सीजन निकलती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाई यूज होती है, वाटर यूज होता है और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और इस रिएक्शंस को यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी देता है सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए। तो इसलिए जिस प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। समझ में आ गए अच्छे से? हाँ जी आगे देखते हैं। ये तो मेन फंक्शन है। इसके अलावा लीव्स मॉडिफाइड होकर कुछ अदर फंक्शंस भी करती हैं। आपने कहा कैसे? हमने एक तो याद करो, हमने कैक्टस में पढ़ा दिया था, याद करिए कि कैक्टस में लीफ कांटे बन गई थी डिफेंस के लिए, आपने कहा बन गई थी। हमने कहा लीफ टेंड्रिल भी बनती है, आपने कहा वो तो एक्सिलरी बड बनती है सर, स्टम का मॉडिफिकेशन है। हमने लीफ का भी मॉडिफिकेशन है। आप पी प्लांट, जब पी प्लांट देखेंगे, और पी प्लांट मतलब मटर का पौधा, आप मटर कहती है, एक सीधा एक ही मटर दिमाग में आती है और वो आता है एडिबल पी। एडिबल पी मतलब जो मटर हम खाते हैं घरों में उसे एडिबल पी बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा वाइल्ड पी भी है, स्वीट पी भी है। तो अलग अलग पी प्लांट में किसी में लीफ के अपेक्स से, अपेक्स बताया हुआ आपको, लीफ का अपेक्स से टेंड्रिल बन जाता है, किसी के अंदर लीफ लेटी टेंड्रिल बन जाते हैं। कहने का मतलब पी कोई सा भी हो, वाइल्ड पी हो, एडिबल पी हो, स्वीट पी हो, टेंड्रिल अगर बन रहे हैं तो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, क्योंकि वो लीफ के किसी ना किसी पार्ट से ही बने हैं। और टेंड्रिल किसी में भी बने, किसी से भी बने, किसी में भी बने और किसी से भी बने। लीफ से बने, चाहे स्टिप्यूल से बने, स्टिप्यूल याद करिए, इन सम प्लांट देर आर सम स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द लीफ। तो चाहे स्टिप्यूल से बने, चाहे एक्सिलरी बड से बने, दे हेल्प इन क्लाइंबिंग। तो टेंड्रिल्स ऑलवेज हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ द प्लांट। तो लीफ के दो मॉडिफिकेशन तो याद हो गए। तीसरा और आसान सा है, आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो प्याज में जो आप खाते हैं वो लीफ ही तो है, वो फ्लैशी लीफ है, फूड स्टोर करने वाली लीफ है। तो प्याज और लहसुन में लीफ क्या करती है? स्टोर द फूड। अब ये नहीं कि आपने पढ़ा कि सर ने कहा लीफ में फूड होता है और आपने बाहर जाके नीम की पत्तियां चबानी शुरू कर दी। चबा सकते हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन पीपल की चबा दी, बेर की चबा दी, ऐसा मत करना, ठीक है। जितना समझाया जाए उतना ही समझना। 2 लाइन छोड़कर, बट इन मैनी प्लांट्स leaves are often modified to perform
टू परफॉर्म यानी करना, टू परफॉर्म सम अदर फंक्शंस। अदर मतलब बिसाइड्स फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा। ये तो इनका मेन काम है, ये तो धर्म है इनका, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि सर मम्मी जी मैं तो देखो आज मैंने पढ़ाई करी है, मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मैंने आज बायोलॉजी पढ़ी है। मम्मी ने कहा आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी करना तो आपका धर्म है ही, ये तो आपका मेन काम है, तो धर्म है आपका। ये बताओ आपने रसोई में कितना काम किया, आपने फर्श कितना साफ किया, आपने कपड़े कितने, तो ये बताइए। तो आप वहाँ से खिसक गए एक सेकंड में, क्यों आपको पता है कि जो हमारा मेन धर्म है उसी में हम कंजूसी कर जाते हैं, तो मॉडिफिकेशन तो छोड़ दीजिए। लेकिन मजाक कर रहे हैं, हो सकता है आप करते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब हो सकता है, गारंटी नहीं है। नंबर 1, इन पीज यानी मटर के अंदर लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू tendrils for climbing of the plant। ठीक है, आप कहेंगे एग्जाम्पल, हमने ये रहा एग्जाम्पल और ये रहा मॉडिफिकेशन। जल्दी नोट करिए, फिर अगला मॉडिफिकेशंस लिखते हैं। सेकेंड, इन कैक्टस, और जब प्लूरल लिखना हो तो कैक्टाई कर देते हैं, कैक्टाई। इन कैक्टाई लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। याद करो, स्पाइन्स और थॉर्न्स। थॉर्न्स आर ऑल्सो पॉइंटेड स्ट्रक्चर, थॉर्न्स आर ऑल्सो हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर, बट दे आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स और स्टम। और जब लीफ कांटे बनती हैं तो स्पाइन कहलाते हैं। इनटू स्पाइन्स किसके लिए? फॉर डिफेंस, यानी उन प्लांट्स, उन एनिमल से प्लांट को बचाने के लिए जो प्लांट पर फीड करते हैं। ऐसे हर एनिमल को जो डायरेक्ट प्लांट या प्लांट के पार्ट्स खाए हर्बीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। और हर्बीवोरस कहते हैं कैटल से याद आते हैं, गाय भैंस जिराफ, ठीक है, ये गोट, ये सब याद रखा करो। डियर फॉर डिफेंस। आपने का एग्जाम्पल क्या है? हमने एग्जाम्पल ये रहा। आपने मॉडिफिकेशन क्या? हमने ये रहा। आपने कहा अगर लीफ स्पाइन बन गई तो अब सर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? हमने कोर्स में नहीं है पर पढ़ा दिया था हमने तो पहले ही। स्टम क्या बन जाएगा? फाइलोक्लेड बन जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं, वैसे हम बता चुके हैं आपको। स्टम किस में मॉडिफाइड हो जाएगा? फाइलोक्लेड में। नीट में बहुत बार आया है कि फाइलोक्लेड किसका फंक्शन लेता है, तो लीफ का फंक्शन लेता है। और दूसरा किसका लीफ का फंक्शन लेता है? आपने कहा लीफ का फंक्शन लेता है फाइलोक्लेड। हमने कौन सा लेता है? तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस लेता है। तीसरा एग्जाम्पल, तो प्याज में और लहसुन यानी गार्लिक में लीव्स बिकम फ्लैसी टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। खाली फूड भी लिख सकते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन, और ये किस में हो गया? अनियन और गार्लिक में हो गया। ठीक है, हाँ जी। फोर्थ, इसे बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना आप। ये एक प्लांट है, पहले नाम लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। वैसे कैपिटल लेटर आना चाहिए था, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। ठीक है, तो हम भी ऐसे लिख देते हैं, पर आना तो टेक्निकली तो कैपिटल आना चाहिए, तो हम लिख ही देते हैं। कोई बहस करेगा तो जबकि जब देखेंगे समझा देंगे उसे भी। तो ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है, देखते रहिएगा। इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा स्पेशल है। अब जरा एक दो बात बताना। ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया है। हमने कहा इस फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं? आपने कहा लेमिना। हमने ठीक है। हमने कहा ये क्या है? स्टाक। आपने कहा पैटियोल। हमने कहने का मतलब ये लीफ हो गई पूरी की पूरी।
तो इस ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीफ का लेमिना है थोड़ा छोटा भी होता है और सॉल्ट लिव्ड होता है, बहुत जल्दी सूख कर नीचे गिर जाता है, लेकिन पेटियोल नहीं गिरता। पेटियोल परसिस्टेंट है, पेटियोल परसिस्टेंट है, लेकिन लेमिना की डेथ हो जाती है। तो इस इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीव्स, लेकिन लीव्स में भी स्पेशल याद रखना लीफ ब्लेड, आपने कहा लीफ ब्लेड, हमने भूल गए इतनी जल्दी। लेमिना, लीव्स आर स्मॉल and short lived, but petioles are persistent। persistent कहते हैं जो ना मरे, टिका रहे, वो बचा रह जाता। आपने कहा दिखाना सर, हमने देखिए एक पेटियोल, चार दिखाए तो चारों दिखा देते। ये परसिस्टेंट पेटियोल। फिर इनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, अब जब लेमिना नेचर ने छीन लिया तो भाई अब प्लांट की तो डेथ होनी पक्की है। क्यों पक्की है? आप कहेंगे कि सर इसलिए पक्की है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो मेनली लेमिना में ही होता है और लेमिना है नहीं सर। तो हमने कहा नेचर बहुत समझदार है। जब लीफ का लेमिना ख़त्म हो गया तो उस पेटियोल ने एक डायलॉग मारा, ठीक है। प्लांट का जब बेचारा रोने लगा ना कि यार मेरा तो लेमिना ही चला गया, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, तो इन पेटियोल ने एक डायलॉग मारा, जब हम हैं तो क्या गम है, कि जब हम हैं तो क्या गम है, हम करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ये भी बहुत समझदार घर के बच्चों की तरह है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और दीज पेटियोल एक्सपेंड, लीफ की तरह बर्ड हो जाते। देखो जो लीफ का काम करेगा उसे फ्लैट तो होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? टू ट्रैप द सनलाइट, जिससे सनलाइट को ट्रैप कर सके। तो नाउ दीज परसिस्टेंट पेटियोल्स एक्सपेंड, बिकम फ्लैसी, फ्लैसी हो गए, ग्रीन, फ्लैसी तो रेयर, फ्लैट हो गए और साथ में ग्रीन हो गए। किसका फंक्शन लेने के लिए? टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीफ। तो लीफ का दोबारा सुन लीजिए, ये परसिस्टेंट पेटियोल है, लेमिना बहुत जल्दी से सूख कर इनमें नीचे गिर जाता है और फिर ये पेटियोल एक्सपेंड होकर के फ्लैट होते हैं, ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। ऐसे पेटियोल को क्या कहते हैं? सिलेबस में नहीं है पर हमें नीट के लिए आपको बताना पड़ेगा, इनको फाइलोड बोलते हैं। इसलिए हमने जान के चला के चलिए, दोनों बताए आपको, या तो एक भी ना बताते, लेकिन हमें नीट भी तो तुम्हें तैयार कराना है ना। तो फाइलोड और देखो फाइलोक्लेड और फिलोड में ज़्यादा फर्क नहीं है स्पेलिंग में, फाइलो तक तो सेम है, फाइलो तक तो सेम है, ओ भी सेम है। यानी कि इन्होंने क्या गायब कर दिया? बस CLA गायब कर दिया, बाकी देखो हमारे साइंटिस्टों ने वही स्पेलिंग दी है। तो ये फाइलोड क्या है? फाइलोड एक मॉडिफाइड ग्रीन पेटियोल से, अब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि दीज आर मॉडिफाइड पेटियोल्स, मॉडिफाइड पेटियोल्स। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं और एक्स्ट्रा, पर जल्दी से आप तेजी से नोट करिए फिर मिटाते हैं। इसी के नीचे लिखना यहां पर, ठीक है। नाउ पेटियोल्स, कौन से पेटियोल्स? जो परसिस्टेंट हैं, जो बचे रह गए, परसिस्टेंट एक्सपेंड कोमा बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, यानी जो फोटोसिंथेसिस करे वो फोटोसिंथेटिक, फुल स्टॉप। सच लीफ लाइक पेटियोल्स आर कॉल्ड, क्या नाम था आपने कहा? फाइलोड नाम था सर,
हमने ठीक है, फाइलोक्लेड मत बोलना। हाँ जी, फिफ्थ मॉडिफिकेशन लीफ का। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में आपने सुना तो ज़रूर है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं और उसे खा जाते हैं। आपने कहा सर इंसेक्ट कैसे पकड़ते हैं, तो हमने कहा वो कुछ ऐसा करते हैं, वैसे ही चैप्टर 13 आएगा जहाँ डिटेल पढ़ेंगे। वो कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं कि इंसेक्ट अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। तो कई प्लांट में आपने सुना होगा, यही सुना होगा मेनली, कि लीफ पिक्चर घड़ी जैसी बन गई, पिक्चर प्लांट बन गई, बड़ा ऑरेंज और रेड कलर, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इसमें घुस जाते हैं। उसके बाद इसका एक ढक्कन भी होता है, लिड, वो ढक्कन बंद हो जाता है। तो अंदर सफोकेशंस की वजह से इंसेक्ट जब मर जाते हैं तो फिर ये जो पिक्चर है डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करके उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करता है और सिर्फ उससे नाइट्रोजन लेता है। देखो बड़ा ईमानदार है, ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट से सारे न्यूट्रेंट ले रहा है, उसके प्रोटीन यानी कि उसका कार्बोहाइड्रेट, फुल प्रोटीन नहीं, प्रोटीन का यूज़ कर रहा है सिर्फ उससे नाइट्रोजन निकालने के लिए। क्योंकि ये प्लांट अपने आप में प्लांट है और प्लांट की परिभाषा क्या है कि जो अपना फूड खुद बनाए, जो ऑटोट्रोफ्स है, जो ग्रीन है। लेकिन ये ऐसे प्लांट में पिक्चर बनते हैं जहाँ सोइल में नाइट्रोजन नहीं है, जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। वहाँ की ज़मीन में खास तौर पर श्रीलंका, दार्जिलिंग, वहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो वहाँ के प्लांट में एक अडाप्टेशंस आई, पता नहीं उनको किसी ने समझा दिया कि इंसेक्ट में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी, ठीक है। तो उन्होंने अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया कि इस नाइट्रोजन की कमी को इंसेक्ट को पकड़ कर खाइए, उससे पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। अभी तो एक पिक्चर प्लांट बता दिया, एक और लिख लेते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। लेकिन जब 13 चैप्टर आएगा तो 4-5 बताएंगे और विद स्ट्रक्चर बताएंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक नहीं है। अभी तो सिर्फ इतना है कि इन सम प्लांट्स लीफ मॉडिफाइड टू कैच द इंसेक्ट, बस बात खत्म। पर थोड़ी सी ज़्यादा ही लिखेंगे, इन insectivorous plants, in insectivorous plants, ब्रैकेट में एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख लेना या लाइक लिख लीजिए, आपकी इच्छा है तो आप किस स्टाइल में लिखते हो। लाइक पिक्चर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप एटसेट्रा, leaves are modified to trap मतलब catch, trap, kill and eat the insects। आपने क्यों? to compensate मतलब किसी चीज़ की कमी को पूरा करना, to compensate the deficiency of नाइट्रोजन। किसी ने आपसे कहा नाइट्रोजन, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, तो लिख देना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ट्रैप, किल एंड ईट द इंसेक्ट। आपने कहा वाई? टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। और उसमें जो ट्रैप करने वाली स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है? वो लीव्स बनाता है, इसलिए लीव का मॉडिफिकेशन। ठीक है, 5 समझ में आ गए। जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटाकर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कहा वो क्या है, हमने पहले नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। दिस इज इनफ्लोरेसेंस। देखिए, इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरी वर्ड तो आप पकड़ ही रहे होंगे, और फ्लोरी वर्ड होता है फ्लावर के लिए, यानी कहीं ना कहीं फ्लावर की बात हो रही है। तो अगली क्लास में तो हमारा ये होगा कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि आप जानते हैं 9th-10th में भी हमने एक बार बुक देखी थी, उसमें है कि उसमें पेटल्स भी हैं, जो रंगीन पत्ते दिखते हैं वो पेटल्स कहलाते हैं, जो रंगीन पत्तों के नीचे ग्रीन होते हैं वो ग्रीन कहलाते हैं, वो सेपल कहलाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं, कार्पल, पिस्टिल, एंथर, और नहीं जानते एंथर, स्टेमन, तो आप वेट करिए अगली क्लास में। हम ये भूल जाएंगे कि आप 11th में हम 0 में से जाके पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है ना कि फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ाइए। अभी सिर्फ एक टॉपिक है कि फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है, यानी फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है। ऐसा आपने कहा फ्लावर का भी अरेंजमेंट होता है, हमने वेन तक का होता है, लीफ तक का होता है, तो फ्लावर का क्या जुर्म है बेचारे का।
तो आपने कहा फ्लावर तो अकेला होता है सर, हमने कहाँ देखा? आपने कहा रोज़ में देखा सर, एक जगह पे एक ही फूल होता है, जब एक ही, जहाँ कोई एक ही चीज़ है और कहीं दूसरी जगह ब्रांच पे एक और है, कहीं दूसरी जगह एक और है, जब ये अकेले अकेले है तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा सर? तो हमने दो कंडीशन है ना, फ्लावर अकेले भी प्रोड्यूस होते हैं जैसे रोज़ में होते हैं, चाइना रोज़ में होते हैं। आप चाइना रोज़ देखना, चाइना रोज़ तो आपके स्कूल खुलते ही प्रैक्टिकल जब शुरू होंगे चाइना रोज़ का फ्लावर मंगाएंगे, एक रेड कलर का दिखाई देगा आपको, ऐसे बिल्कुल एकदम डार्क रेड सा, इसको हिबिस्कस बोलते हैं। चाइना रोज़ को हिबिस्कस बोलते हैं बॉटनी में, पूरा नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, पर आपको हिबिस्कस याद रखना है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। दिस इज ऑल्सो नोन एज चाइना रोज़, और इसी को बोलते हैं शू फ्लावर, क्योंकि इनसे जूते भी साफ़ किए जाते हैं। कहीं फूल मिल जाए तोड़ के जूते साफ करना, आप कहेंगे सर चमक गए सर, तो इसलिए इसका एक नाम और है शू फ्लावर। पॉलिश यानी कि द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड टू पॉलिश द शूज। तो आपने कहा ये मैंने देखा है सर, अकेला ही फूल होता है, रोज में अकेला होता है सर। हमने या तो सही कह रहे हो, हमने कहा गार्डन नासटर्टिमम में भी होता है, नासटर्टिमम। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नहीं है, ये जितने बोल रहे हैं ना हम सब नीट के लिए बोल रहे हैं। तो इनमें भी फूल अकेले होते हैं। हमने जहाँ अकेले हैं, जहाँ एक एक लगे हुए हैं, उसे तो सोलिटरी फ्लावर बोलते हैं। और जहाँ गुच्छे में है, जहाँ ज़्यादा होंगे, क्लस्टर होंगे, वहीं तो इन्फ्लोरेसेंस होगा। जो अकेले उनकी बात छोड़ दीजिए, जो गुच्छे में है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जब वो क्लस्टर में है, गुच्छे में है, तो नेचुरली वहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा। अब आपने कहा अच्छा सर एक बात बताओ, कहीं पर फ्लावर अकेला लगा हुआ है और कहीं पर बहुत सारे गुच्छे में है, जैसे हम मस्टर्ड में देखते हैं, मैंगो में देख लेते हैं, ठीक है, जास्मीन में देख लेते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस में देख लेते हैं, जैसे सनफ्लावर में देख लेते हैं, जैसे डाउकस कैरोटा गाजर में देख लेते हैं, जैसे बनाना में देख लेते हैं। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सारे हो गए, हमने सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, तो ये सब गुच्छे में लगते हैं। तो हमने कहा फ़ायदा किस में है, इसमें है कि इसमें है? इसने कहा सर हमें नहीं पता किस तरह का फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हमने कहा पोलिनेशन भी हो सकता है, अभी आप ना जानते हो, पर आप जानते तो ज़रूर होंगे जब 10th करके आए हो, कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, और पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में एंथर से स्टिग्मा तक हेल्प करते हैं, कुछ विंड और वाटर भी हेल्प करते हैं, तो कुछ लिविंग भी करते हैं, जैसे हनी बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इवन मैमल्स। तो हमने उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही कलरफुल लीव्स होती हैं फ्लावर में। फूल इतने सुंदर क्यों हैं? आपने कहा वो इतने सुंदर इसलिए हैं कि हम चाचा नेहरू जी बन जाए यहाँ लगाकर, या किसी बच्चे ने कहा, गर्ल ने कहा बालों में लगा लेंगे, हमने इसलिए नहीं है। फूल की भी आपने एक आत्मकथा सुनी है छोटी क्लास में, कि ना मुझे भगवान पे चढ़ाया जाए, ना किसी मुर्दे पे चढ़ाया जाए, मुझे वहाँ डाला जाए जहाँ से सैनिक जाते हैं, तो मुझे उस जगह डालिए, मुझे सुकून मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है सुकून ले लेना आप, लेकिन फूल इसीलिए खूबसूरत है कि वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें, इसीलिए उनमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू है। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू वाले फूल, हार सिंगार आप जानते हैं, मोगरा आप जानते हैं, गुलाब आप जानते हैं, केवड़ा आप जानते हैं। तो इतने सारे सुंदर फूल, खुशबूदार फूल नेचर ने दिए सिर्फ जस्ट टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स। तो अगर एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, तो भाई पोलिनेटर के चांस कम है, यहाँ पर अट्रैक्ट हो गया, यहाँ से नेक्टर ले गया, हनी ले गया, ज़रूरी नहीं कि दोबारा यहाँ जाए। लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो नेचुरली क्या होगा, एक साथ कई फूलों में पोलिनेशन कराएगा। तो जहाँ फूल गुच्छे में है वहाँ पोलिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास एक कॉल आई कर्नाटक प्लेस से कि मेरे को डॉक्टर साहब जल्दी आके चेक करिए, दूसरी कॉल आई फरीदाबाद से, तीसरी आई गाजियाबाद से। आपने कहा हम तो हो जाएंगे सर आधे घंटे इसी चक्कर में, एक मरीज़ यहाँ, एक मरीज़ वहाँ, एक मरीज़ वहाँ। और हमने कहा आपके पास एक कॉल ऐसी आई कि डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, यहाँ पर 8-10 आदमी कुछ मिड डे फूड खा करके या कुछ पॉइजनस फूड खाकर बीमार पड़ गए हैं। तो आप यहाँ जाके एक ही टाइम में ज़्यादा मरीज को केयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो जहाँ क्लस्टर में वहाँ केयर अच्छी हो रही है। तो वही आप समझ लीजिए, जहाँ क्लस्टर में फ्लावर है वहाँ पोलिनेशन के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे, सीड प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि फ्लावर क्या है, फ्लावर अपने आप में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की साइट है, इसी में रिप्रोडक्शन होता है, इसी में सीड का प्रोडक्शन होता है। ये इस चैप्टर की पहली लाइन में समझाया था हमने, एंजियोस्पर्म्स क्या है। तो फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स आर मींट फॉर सीड प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो इन फ्लावर्स का अरेंजमेंट हमें पढ़ना है, और ये फ्लावर सिंगली भी होते हैं और क्लस्टर में भी होते हैं। लेकिन अगर कोई आपको फ़ोन करता है और कहता है बस जस्ट एक वर्ड में बता दीजिए इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो आप कहना एक वर्ड में ही बताऊंगा लगभग। तो फ्लावर्स इन क्लस्टर्स, फ्लावर्स इन क्लस्टर्स यानी गुच्छे में फ्लावर का होना, या क्लस्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स का गुच्छा होना, बस इतना सा बोल देना। फिर वो कहता अरेंजमेंट बताओ जी इसका क्या है फलाना, तो आप कहना तो टाइम दो ना भाई। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे, अगर कोई मेहमान सिर पर आकर खड़ा हो जाए कि मुझे दाल मखनी भी खिलाइए, राजमा भी खिलाइए, फलाना भी खिलाइए, और लॉकडाउन के पीरियड में खिलाइए, तो भाई हम कैसे खिला सकते हैं? मैं टाइम तो दे दे, सुबह आओगे तो रात को खिला देंगे, शाम को खिला देंगे। आप कहता नहीं जी 2 मिनट में खिलाओ, तो हमने 2 मिनट में मैगी बन सकती है, मैगी खा लो। तो इसलिए कोई 2 वर्ड बोलता है तो 2 वर्ड में ऐसा मिलेगा, ज़्यादा डिटेल मांगेगा तो टाइम चाहिए हमें समझाने के लिए, तो अब 0 से समझ लेते हैं। लेकिन पहले की लाइन लिख लेते हैं। फ्लावर्स, देखो फ्लावर अपने आप में क्या है। अब आप ये तो नहीं कह सकते बॉटनी में कि फ्लावर एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है, ये सिपाहियों के या फौजियों के पैरों में डालने के लिए इसका अंदर से जुनून है, ये कहता है मुझे ये, मतलब ये चीज़ें तो नहीं कह सकते ना, तो मैं बॉटनी की भाषा बोलना पड़ेगा ना कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। यहाँ पे यानी कि रिप्रोडक्टिव भी घुसा सकते हैं, इसी में लगा देते हैं, रिप्रोडक्टिव शूट। अब आप में से कई बच्चों ने कहा सर ये तो एक सूट सिस्टम था सर। हमने हाँ जी कि सर पहली क्लास में सिखाया था कि एक प्लांट, एक एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 पोर्शन है, एक सोइल से ऊपर है वो सूट सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड है हिडन है वो रूट सिस्टम है। और सूट सिस्टम में स्टम भी था, लीव्स भी थी, फ्लावर फ्रूट सब थे। हमने हाँ जी कि जब भी सूट वर्ड आ जाए ना आपके सामने तो इतनी बात तो जरूर लिया ना, स्टम बियरिंग लीव्स। एक ऐसा स्टम जिस पर लीफ हो और वो रिप्रोडक्शंस के लिए मॉडिफाइड हो गया, यानी संतान पैदा करने के लिए मॉडिफाइड हो गया। आपने कहा और बात बताइए सर, हमने और सुन लीजिए। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ, और अभी समझाएंगे अभी कैसे, चिंता मत करिए। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्लावर एंजियोस्पर्म में ही प्रोड्यूस होते हैं, एन एंजियोस्पर्म, एंड प्रोड्यूस सीड्स, और सीड बनते हैं, फिर सीड से अगली जनरेशन्स बनती है। तो अब इस बात को समझते हैं, देखो बहुत ध्यान समझना। पहले आप ऐसा करो, इसे नोट कर लीजिए, इसे मिटा देंगे फिर हम पे जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए अब समझिए, ये एक मेन स्टम है, नीचे अंडरग्राउंड रूट है, इसकी बात नहीं कर रहे, ये एक स्टम है, और इस स्टम पर लीफ भी होंगी। आपने हाँ जी, तो हमने दिखा देते हैं 1-2 लीफ। और हमने कहा इस अपेक्स पे क्या है, सोच के बताना, देखो बहुत दिन हो गए इसे पढ़ाते पढ़ाते। आपने कहा सर इस अपेक्स पे ना मेरिस्टीम है। हमने मेरिस्टीम क्या होता है, आपने कहा एक ऐसा टिश्यू होता है सर दैट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स कॉन्टिन्यूसली, यानी a tissue in the plant body that divides and redivides to produce new cells continuously that help in growth, this tissue is called मेरिस्टीम। हमने तो अपेक्स पे है, तो आपने कहा इसलिए एपिकल मेरिस्टीम कहते हैं। हमने ठीक है, इसलिए एपिकल मेरिस्टीम कहते हैं, एपिकल मतलब अपेक्स। और हमने कहा ये तो सूट बनाता है, और जो यहाँ पे है वो रूट बनाता है। तो जो सूट बनाए, सूट मतलब स्टम बनाए, भाई यही ध्यान से सुनना, ये लगातार ग्रो करके स्टम बनाता रहता है, स्टम ग्रो होता रहता है, लीव बनती रहती है। तो जो सूट बनाए वो सूट एपिकल मेरिस्टीम, इसका काम स्टम बनाना, नोड और इंटरनोड डेवलप करना, और नोड पर लीफ बनाना। लेकिन जब फ्लावरिंग सीजन आता है, जब फ्लावरिंग सीजन आता है तो ये सूट एपिकल मेरिस्टीम फिर स्टम या ब्रांचेस या लीफ नहीं बनाता, अब ये फ्लावर बनाता है। तो ऐसा मेरिस्टीम जो मॉडिफाइड होकर फ्लावर बनाए तो उसे हम फ्लावर मेरिस्टीम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, खुद सोचो आप।
तो यही मेरिस्टेम ऑफ फ्लावर मेरिस्टेम की तरह बिहेव कर रहा है, और फ्लावर के लिए लगता है फ्लोरल, तो इसे फ्लोरल मेरिस्टेम कहते हैं। और इसे इसलिए सूट एपिकल मेरिस्टेम कहते थे, एपिकल इसलिए कि अपेक्स पे है, सूट इसलिए कहते थे सूट बनाता था, लेकिन अब ये फ्लावर में टर्न हो गया है, फ्लावर मेरिस्टेम में डेवलप हो गया है, और ये डेवलप होकर ये तो चेंजेस इनटू या मैच्योर्स इनटू फ्लावर मेरिस्टेम, और अब ये डेवलप इनटू या क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, इससे फ्लावर पैदा होता है, यानी फ्लावर इज प्रोड्यूस बाय फ्लोरल मेरिस्टेम, और फ्लोरल मेरिस्टेम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम। कुछ बात समझ में आ गई। फ्लावर अकेले भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, यहाँ पर एक हो सकता है कि ये एक फूलों का गुच्छा पैदा करे, और ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट यहाँ एक ही फूल बन जाए, बस एक बन जाए तो वो सोलिटरी है, गुच्छा बन जाए तो इनफ्लोरेसेंस है। दो लाइन छोड़कर फ्लावर्स may be borne singly or in cluster on stem of plant। क्लस्टर्स, इनको दो वर्ड को अंडरलाइन करिए, सिंगली और क्लस्टर। क्लस्टर की बातें बाद में करेंगे, पहले सिंगली की बात कर लेते हैं। When flowers are produced or borne singly, comma, such flowers are called solitary फ्लावर्स। सोलिटरी फ्लावर्स। अब बुक में सोलिटरी का टाइप ही नहीं लिखा, हमें थोड़ा सा टाइप में भी समझाना आपको, क्योंकि नीट में आप कंफ्यूजन हो जाए, आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोलिटरी फ्लावर्स भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सोलिटरी फ्लावर। सोलिटरी मतलब अकेला, जहाँ एक जगह पर एक हो, तो दो अकेला कौन सा है, ये हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी सोलिटरी फ्लावर के दो टाइप है, एक है सोलिटरी टर्मिनल और एक है सोलिटरी एक्सिलरी। लेकिन आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ लिखेंगे इनके टाइप, यानी कि यहाँ लिखेंगे। पहले आप सारा नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा करके अगला लिखते हैं। हाँ जी, सोलिटरी के दो टाइप, एक टाइप अब समझ में आ गया होगा। एक टाइप है सोलिटरी टर्मिनल और एक है सोलिटरी एक्सिलरी। कोर्स में नहीं है, पर आप जरूर एग्जाम में करके जाना, नीट के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, 12th 11th में तो नहीं आएगा। सोलिटरी दोनों तरफ सोलिटरी लगा, अकेला तो है, लेकिन एक टर्मिनल एंड पर है तो एक एक्सिलरी पर है। यानी कि ध्यान से देखिए, डायग्राम से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अगर फ्लावर टर्मिनल एंड पर है तो ये सोलिटरी टर्मिनल है, और अगर एक्सिल में प्रोड्यूस हो गया है तो सोलिटरी एक्सिलरी है। कितनी आसान सी बायोलॉजी है कि अगर टर्मिनल एंड पर है, प्रोड्यूस हुआ है तो सोलिटरी टर्मिनल, एक्सिल में प्रोड्यूस हुआ है तो सोलिटरी एक्सिलरी। एग्जाम्पल अभी लिख देते हैं, पर एक वर्ड लिख देते हैं, इससे आप कभी फ्यूचर में भूलें ना। व्हेन फ्लावर इज बोर्नी या प्रोड्यूस्ड, इज बोर्नी और प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सिस। एग्जाम्पल इसके याद रखना, देखो डेफिनेशन नीट में कोई नहीं लिखवाता आपसे। एग्जाम्पल, पोपी प्लांट। पोपी मतलब जिससे हम अफीम निकालते हैं, ये अफीम जिससे निकाला जाता है उस प्लांट का नाम पोपी प्लांट है। और इसका तो आप बोटनिकल नेम जरूर याद रखना, पापावर सोमनीफेरम, पापावर
सोमनीफेरम, और इसे इंग्लिश में पॉपी प्लांट या ओपियम भी बोलते हैं, ओपियम, और हिंदी में अफीम बोलते हैं। अफीम शायद सुनो आपने कभी, बस सुनना ही, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। आप कहेंगे क्यों सर, हमने नशे के लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, पर इसका 12th में मेडिसिनल पॉइंट पढ़ेंगे कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। हाँ जी, एक एग्जाम्पल और, रोज़ याद रखना इसका, रोज़ तो ज़रूर याद रखना, एग्जाम्पल मत बोलना, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले एग्जाम्पल। सोलिटरी एक्सिलरी मतलब व्हेन फ्लावर इज बोर्नी और प्रोड्यूस्ड in the axil of leaf is called solitary axillary। ये अपने आप भी लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एक तो चाइना रोज, चाइना रोज का एक और नाम याद करो जरा, आपने क्या बताया था आपने सर, हमने कहा जरा बॉटनी में याद कर लीजिए, हिबिस्कस, पूरा नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, पर आपको हिबिस्कस से काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। और एक और गार्डन नास्टर्टियम, इसका फूल कैसे दिखता है, हमने आज स्टेटस पे लगाया हुआ है, ठीक है, इसका पूरा फूल अच्छे से लगाए हुए हैं, पर जब तक ये बात आप तक पहुंचेगी तब तक स्टेटस जा चुका होगा, तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे, हम फिर लगा देंगे, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना, हम फिर लगा देंगे अगर आप देखना चाहते हैं। तो सोलिटरी समझ में आ गया। अब जरा क्लस्टर की बात करते हैं, यानी कि क्लस्टर अगर है तो उसमें अरेंजमेंट क्या है, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पहले से नोट कर लीजिए, फिर अगली बात लिखते हैं। In majority of plants, flowers are produced in clusters। क्लस्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं, या क्लस्टर भी लिख सकते हैं, गुच्छे में प्रोड्यूस होते हैं। और वो जब गुच्छे में होंगे तो सही कहीं ना कहीं वो सारे फ्लावर किसी ना किसी एक्सिस पे तो होंगे ना, किसी ना किसी स्टॉक पे तो होंगे, उस स्टॉक को क्या कहते हैं। तो इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर, और उस एक्सिस को कहते हैं जिस पर फ्लावर अटैच हो फ्लोरल एक्सिस, जिस एक्सिस पर फ्लावर लगे हो फ्लोरल एक्सिस, और टेक्निकली बोलते हैं पेडेंकल, टेक्निकली बोलते हैं पेडेंकल। याद रखना, तीन बातें हो गई। अब आप देखो 3 P से नाम याद रखना है, अब तक कंफ्यूज मत हो जाना। आपने कहा क्या सर, हमने एक तो पेडेंकल, दोबारा से लिख लेंगे, एक पेडेंकल, आपने कहा ठीक है सर, फ्लोरल एक्सिस, और हमने कहा एक पेडिसिल, आपने पढ़ा ही नहीं, तो हमने अगली क्लास में आएगा फ्लावर तब पढ़ लेंगे। तो दिस इज फ्लोरल स्टॉक, और हमने पेटियोल तो पढ़ाया है, पेटियोल बता दीजिए। आपने कहा लीफ स्टॉक, हमने ये तीनों स्टॉक याद रखना जरा, तीनों एक्सिस पी से ही है, देखो पीई पीई पीई, कभी आपको पी जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना, पी को आप ही पी जाना। तो ऑन एन एक्सिस, तो दिस इज एक्सिस, थोड़ा कलरफुल बना देते हैं जो फ्लावर, कभी आप कहें जो ब्लैक दिखा दिया आपने। देखो कितने सुंदर चाइना रोज है, ये देखो। तो ये अब इसमें फ्लोरल एक्सिस कौन सी है, ये जो ब्लैक लाइन है ना, दिस इज फ्लोरल एक्सिस, ये जिस पर फ्लावर बियरिंग है, यानी कि फ्लोरल एक्सिस। पेडंकल, पेडंकल, फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर्स बियरिंग एक्सिस, फ्लावर्स बियरिंग एक्सिस। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, जो फूल की स्टॉक है, ये दीज आर पेडिसिल्स, ये पेडिसिल्स है। तो अब इसमें अरेंजमेंट क्या है, इसमें क्या अरेंजमेंट है,
गुच्छे में तो है, अब दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। अब देखो गुच्छे में है क्या अरेंजमेंट है, अब पढ़ेंगे। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन क्लस्टर। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन क्लस्टर किस तरीके से अरेंज है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। पहले किस तरीके से ये समझा दें आपको। देखो बहुत ध्यान सुनते रहना। ये स्टॉक है, ये इसने ग्रो किया और फूल साइड में प्रोड्यूस हो गई और ग्रो कर रही है, यानी अपेक्स पे ग्रोथ चल रही है और लेटरल साइड में फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, जब तक सीजन चल रहा है। एक ये अरेंजमेंट है, एक ये अरेंजमेंट है कि एक्सिस है, अपेक्स पे फ्लावर प्रोड्यूस हो गया तो इस डायरेक्शन में तो ग्रोथ रुक गई, यानी इस एक्सिस की तो ग्रोथ चल रही है, अनलिमिटेड है जब तक सीजन है, जब तक चल रही है। इस एक्सिस की तो ग्रोथ लिमिटेड हो गई ना पेडेंकल की। फिर इसके नीचे से फूल निकल गए, एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं, ज़्यादा भी निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट कि जब टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, व्हाट डू मीन बाय इनफ्लोरेसेंस? The mode of arrangement of flowers in cluster is called inflorescence because in majority of plants flowers are produced in cluster. If there is cluster, it means there is some arrangement. If flowers are produced in cluster, this is called inflorescence, and there are two main category of inflorescence. In some cases, main axis continues to grow because flower is not produced at the apex. It means main एक्सिस के जो अपेक्स है, यानी अपेक्स डज नॉट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रोड्यूसेस द फ्लावर एट लेटरल साइड। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेसिमोस, इसको रेसिमोस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। बट व्हेन द फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड साइमोस। देन न्यू और यंग फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड बीनीथ द दिस ओल्ड फ्लावर। ये सबसे पहले आया है, यानी अपेक्स पर जो सबसे पहले फूल आया ये ओल्ड हो गया ना, फिर उसके नीचे से ये बेस है और बेस के नीचे से यंग निकल गए। आपने कहा ये यंग क्यों है, हमने कहा ये देखिए ये ओल्ड है, अपेक्स पे है, अब बेस की तरफ तो ये पहले पढ़ रहा है कि ये पढ़ता है। आपने कहा चल के देखते हैं, तो हमने कहा ये पहले आया है ना, तो ये यंग बेस की तरफ है। हमने लीफ में क्या पढ़ाया था कि अगर अपेक्स पर यंग लीफ है और बेस पर ओल्ड लीफ है, यानी कोई भी चीज़ फ्लावर हो चाहे लीफ हो, ये मैंने तब भी बोला था, फ्लावर हो चाहे लीफ, अगर यंग फ्लावर यंग लीफ अपेक्स पर है तो एक्रोपिटल अरेंजमेंट था। आपने कहा था सर, तो हमने वो यहाँ पर है। आपने कहा यहाँ तो अपेक्स पे ओल्ड है, तो हमने यंग कहाँ है, आपने कहा बेस पे है, तो हमने बेसिपिटल है, ये उस दिन भी डिस्कस करी थी। अब समझ लीजिए, मैं सब भूल गया, दोबारा चलते हैं। रेसिमोस के अंदर क्या है, टर्मिनल एंड पर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता, फ्लावर लेटरल साइड पर प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले ये आया, फिर ये फ्लावर आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और ये और ग्रो करेगा, ये 6 नंबर पे आएगा। यानी अपेक्स पर ओल्ड फ्लावर है और बेस पर यंग, सॉरी उल्टा हो गया, अपेक्स पर यंग फ्लावर है और बेस पर ओल्ड फ्लावर है। और हमने कही थी आप यंग को देख के बोलना, अगर यंग फ्लावर अपेक्स की तरफ है तो एक्रोपिटल अरेंजमेंट, तो रेसिमोस में कौन सा हो गया, एक्रोपिटल। ये लीफ का क्या था, एक्रोपिटल। पर आपने कहा यहाँ तो उल्टा है, तो हमने यंग कहाँ है, बेस पर, तो हमने साइमोस के अंदर कौन सा अरेंजमेंट हो गया, बेसिपिटल, तो साइमोस के अंदर बेसिपिटल अरेंजमेंट हो गया। यानी कि वी कैन क्लासीफाई द इनफ्लोरेसेंस इनटू 2 मेन कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन या अपॉन वेदर द टर्मिनल एंड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, यस और नॉट। अगर फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो वो साइमोस है, नहीं होता ग्रोथ कंटिन्यूज रहती है तो रेसिमोस है। रेसिमोस के अंदर एक्रोपिटल अरेंजमेंट में फ्लावर अरेंज है, साइमोस के अंदर बेसिपिटल पे है, क्योंकि यंग फ्लावर बेस की तरफ है, ओल्ड अपेक्स की तरफ। ओल्ड कहाँ से छोड़िए, यंग फ्लावर बेस की तरफ है, बेसिपिटल अरेंजमेंट है, यंग फ्लावर अपेक्स की तरफ है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। लेकिन आपने कहा इनफ्लोरेसेंस क्या है, हमने अभी भी समझ में नहीं आया, इन बोर्ड को, इन दीवारों को, इन पर्दों को याद हो गया इनफ्लोरेसेंस क्या है, आप कह रहे हैं इनफ्लोरेसेंस क्या है। इनफ्लोरेसेंस क्या है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन क्लस्टर। तो व्हेन फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर देयर इज सम अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। बात पकड़ में आ गई, आपने अब पूरी पकड़ में आ गई सर, 2 लाइन छोड़कर। द मोड ऑफ
arrangement of the mode of arrangement of flowers on floral axis that is known as बनेगा that is known as peduncle. The mode of arrangement of flowers on floral axis is called inflorescence. इसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और फिर इस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप है जो हम आपको सिखा चुके हैं दोनों, रेसिमोस भी साइमोस भी। उनको लिखने के लिए पहले जल्दी से नोट कर लीजिए साफ साफ, फिर हम इसे मिटा के टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे।